देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चित्तन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आज रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इससे पूर्व भगवान बद्रीनाथ का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। वहीं जावस्त्री वेश धारण कर माता लक्ष्मी की सखी बनकर उन्हें बद्रीनाथ के गर्भगृह से विराजमान किया जाएगा। बता दें कि भगवान बद्रीनाथ का 6 महीने तक आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, लेकिन कपाट बंद होने के बाद फूलों से श्रृंगार होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर 4 बजे मंदिर खुलने के बाद पूर्व की भांति 4:30 बजे अभिषेक पूजा होगी और मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करते रहेंगे। साथ ही मंदिर को दिन में बंद नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज रात को कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगी। कपाट बंद की प्रक्रिया किस तरीके की रहेगी? 6:45 पर ये सायकालीन पूजा जो है वो शुरू होगी और अगर बात करेंगे 7:45 पर माँ लक्ष्मी को बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करवाया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है। सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना और आरती यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि 6:45 पर शुरू होगी। आरती के बाद यहाँ पर कुबेर जी को गर्भगृह के बाहर जो है वो लाया जाएगा और साथ ही साथ उद्धव जी को भी यहाँ पर गर्भगृह के बाहर लाया जाएगा। रात 8:10 तक शयन आरती शुरू हो जाएगी। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया 6:45 से लेकर 9:07 तक शुरू होगी और शयन आरती के बाद कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। बता दें कि अखंड ज्योति जलाकर रात 9:07 पर कपाट जो है वो यहाँ पर बंद किए जाएंगे और उद्धव, कुबेर और आदि शंकराचार्य की गद्दी सोमवार सुबह पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हमने आपके सामने रखी, किस तरीके से 6:45 से लेकर ये प्रक्रिया शुरू होगी और 9:07 तक कपाट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं। फोन के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ प्रक्रिया रहती है। धनराज बताइएगा, आज 9:07 पर ये कपाट बंद हो जाएंगे, क्या कुछ प्रक्रिया, किस तरीके के इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए आज बद्रीनाथ जी के जो कपाट है वो आज बंद किए जाएंगे, यानी कि पूरे विधि विधान के साथ ये कपाट बंद किए जाएंगे और 9:07 पर ये आज शाम में कपाट बंद किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले देखिएगा कि पूरी जो तैयारियां है वहाँ पर की गई है, क्योंकि बद्रीनाथ जी को जो मंदिर है उसको फूलों से सजाया गया है। तमाम जो वहाँ के पंडित पुरोहित है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो पूरी प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आरती से लेकर पूरा जो कहा जाए कि पूरे सम्मान के साथ कह रहे हैं आज बद्रीनाथ जी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो जिस तरीके से लगातार देखा जाए कि अभी तक जो पहले कपाट है बद्रीनाथ गंगोत्री धाम के और यमुनोत्री धाम के वो पहले ही बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ जी के कपाट ही बंद हो चुके हैं और अब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद किए जाने हैं। उसको लेकर पूरी तैयारियां वहाँ पर कहीं ना कहीं जो पंडित पुरोहित है उनके द्वारा भी की गई है और प्रशासन के द्वारा भी पूरी तैयारियां की गई है। जी आंकड़े रहे हैं, कितने लोगों द्वारा यहाँ पर, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यदि आंकड़ों की मैं बात करूँ, पूरी 4 धाम यात्रा की बात करूँ तो 4 धाम यात्रा में लगभग 48 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं इस बार। और यदि खासकर बद्रीनाथ जी की बात करूँ तो बद्रीनाथ जी में भी 28 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने दर्शन किए हैं। और लगातार आप देखिएगा कि एक ऐतिहासिक यात्रा रहती है 4 धाम यात्रा ही, क्योंकि अभी देखा जाए कि मात्र 6 महीने के लिए ही जो पूरे 4 धाम यात्रा है वो खुलती है और अब काल के लिए बंद कर दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से बर्फ भी देखने को मिलती है और उसका लुत्फ भी कहीं ना कहीं श्रद्धालु वहाँ पर उठाते हुए नजर आते हैं। और अब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद किए जा रहे हैं। आज शाम 9:07 पर ये कपाट बंद हो जाएंगे और यदि इसके बाद भी जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अब इंतजार करना होगा और अब जब कपाट खुलेंगे तभी वो दर्शन कर सकते हैं। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज कर यहाँ पर फोन लाइन के माध्यम से अपडेट कर रहे थे कि आज 9:07 पे कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे और सभी जो तैयारियां हैं वो उसको लेकर मुकम्मल की गई हैं और काफी तादाद में जो श्रद्धालु हैं अभी भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन आने वाले 6 महीनों तक ये कपाट बंद किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर शनिवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हरिद्वार के दौरे पर थे, जहाँ उन्होंने सूरजगिरी आश्रम में चल रहे वैदिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। सम्मेलन में पूरे देश के अलग अलग 14 राज्यों से यहाँ पर प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय वेद और सनातन संस्कृति के
स्कॉलर के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। ये किसी तरीके से वेद और सनातन संस्कृति के ज्ञान को तकनीक से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम तभी सार्थक होंगे जब इसको लेकर चिंतन किया जाएगा। आज हमने कई संकल्प लिए हैं। उस संकल्प में ये भी देखा है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, ये हम सबके लिए जरूरी है। सब संतों के लिए, सब जो वेद पुराण के बारे में जानकार हैं, उनके लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा जो ज्ञान है, विद्या है, बुद्धिमत्ता है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाकर हम अपने पूरे मानवता को, पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, पूरे परिवार को किस प्रकार साझा करें। आज एक बात बहुत सुंदर थी कि आज हमने पूरे परिवार ने मिलकर हमारे 7 ऐसे शास्त्री, ऐसे हमारे गुरु, उनको सम्मानित किया। बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार इकट्ठा होके अपने जो गुरु हैं उनको सम्मानित करते हैं। हमने हृदय से, आत्मा से उनको आज आभार और उनकी प्रशंसा की, क्योंकि ये उन्हीं के कारण है कि जो हमारी सभ्यता, संस्कृति का सबसे बड़ा खजाना है वो हमारे साथ में सुरक्षित है। आज हमने एक और संकल्प लिया कि किस प्रकार हम अपने वैदिक ज्ञान का किस प्रकार संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण तभी होगा जब इसके बारे में हम शोध करेंगे, इसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। आज पूरे साधु संतों, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन सब के साथ में मिलकर ऐसा लगा कि भारत को इस ज्ञान के भंडार के साथ में विश्व गुरु होना एक नेचुरल प्रोसेस है। और एक अंदर से ऐसा भी लगा कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा लगता है। और इसलिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी, अमृत पीढ़ी, हमारे युवा, हमारे बच्चों को इसका ज्ञान देना चाहिए। आज मैंने छोटे छोटे बच्चे भी देखे जिन्होंने इन सब वेदों को, मंत्रों को कंठित किया है। कभी कभी ऐसा लगता है, लोग भ्रम फैलाते हैं कि संस्कृत बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आप संस्कृत के साथ में जुड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, ये हर भारतीय की आत्मा का एक हिस्सा है। इट इज सो नेचुरल टू ईच वन ऑफ अस। तो हमने संकल्प लिया कि संस्कृत, वेदों और मंत्रों को किस प्रकार पूरे मानवता के लिए, पूरे विश्व में और हर एक भारतीय को इसके अंदर में एक जो इंटरेस्ट लेना चाहिए, एक लगन और पैशन होनी चाहिए, उसके बारे में किया। और आपने तो देखा है कि हम इस वक्त इस क्षण में हरिद्वार में हैं, देवभूमि में हैं। ये तो युगों युगों से तप भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है। तो यहाँ पर संकल्प लेना, और अवश्य ही ऐसा लगता है ऐसे वाले जो निश्चय हैं, रिजॉल्व है, उसका जो इम्पैक्ट है। कानपुर के ब्राह्मणवाला गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। खनन से लदे डंपर ने भैंसा बुग्गियों को जोरदार तरीके से टक्कर मारी, जिससे कि भैंसा बुग्गियों के पर खच्चे उड़ गए। एक भैंसा सहित भैंसा बुग्गी पर सवार यहाँ पर 26 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि घटना में अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया और घटना के बाद ग्रामीणों ने खानपुर लक्सर एकाजी मार्ग को जाम किया। जानकारी मिलने का खानपुर विधायक उमेश कुमार भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे और पुलिस विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। 26 साल का युवक जो है वो इस हादसे का शिकार हो गया और डंपरों के कोहराम का ये पहला मामला नहीं है। लगातार क्षेत्र में, लक्सर क्षेत्र में, खानपुर क्षेत्र में डंपर और ट्रैक्टरों के कोहराम से कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती हैं और कई जीवन ये लील चुकी है। मेरा ये मानना है कि लोग स्वयं जागरूक हों। जिस तरह पहले हमने गाड़ियों की चाबियां निकलवाई थी, इसी तरीके से चाबियां निकालिए और गाड़ियों को खड़ा कर दीजिए साइड में। पुलिस प्रशासन को बुलाइए, नहीं कोई आता मुझे फोन करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कदम आपको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी कुछ परिणाम आ पाएंगे, वरना संभव नहीं है।
अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रवीण सैनी हमारे संवाददाता लक्ष्य से ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये सड़क हादसा पेश आया। प्रवीण, बताइएगा क्या कुछ जानकारी आपके पास इस सड़क हादसे को लेकर, जहाँ पर एक 26 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया? देखिए, बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगा कि लक्सर क्षेत्र में ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जिससे ये दुर्घटना हुई हो। लक्सर क्षेत्र में आए दिन वो ट्रैक्टर ट्राली हो या डंपर हो या ये जिनको घोड़ा बोला जाता है, ये सब लोग ओवरलोड वाहन चलते हैं, वो बिजली के हों या मिट्टी के हों। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इन पर कोई भी लगातार शिकायत भी की जाती है, लेकिन नहीं कार्रवाई की जाती है। अब कई बार खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी कुछ प्रशासन से भी कहा, पहले प्रशासन ने कहा कि जितने जो ओवरलोड वाहन है इन पर अंकुश लगा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार जो शासन प्रशासन की मिली भगत की नामने का जो आरोप है कि शासन प्रशासन की मिली भगत से जो ओवरलोड वाहन है वो मिट्टी के खनन हो या बिजली का खनन हो, उनसे जो वाहन है उनसे लगातार क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही। और लगभग मेरा मानना यह कि जो लक्सर तहसील क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक वर्ष के अंदर लगभग आधा दर्जन से अधिक जो युवक है अपनी वो जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब आज ये पुरकाजी लक्सर जो मार्ग है, इस पर सुबह के टाइम जो किसान है वो अपना बताएगा किस तरीके से पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया, क्योंकि यही नहीं, पहले भी पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो कई लोग जो है वो सड़क हादसों के शिकार हुए हैं। किस तरीके से अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है और इस मामले को लेकर पुलिस ने किस तरीके से संज्ञान लिया? देखिए, बिल्कुल चौकर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आए दिन सड़कों पर घटनाएं हो रही है ओवरलोड वाहनों के चलते, पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई समय रहते करती तो शायद जो आज भी एक युवक ने अपनी जान गंवाई है, 2 लोग उसमें गंभीर है और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। जब ग्रामीणों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो ग्रामीणों की अनदेखी कर रहा है, जो ओवरलोड वाहन है। आज जब घटना की जानकारी खानपुर विधायक उमेश कुमार को मिली तो वो भी घटनास्थल पहुंचे और उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन का अगर हम इंतजार करेंगे तो ये जो सड़क पर घटनाएं हो रही लगातार घटनाएं ऐसी चलती रहेंगी। खुद ग्रामीणों को कहा कि आपको आ जाना पड़ेगा, जो ओवरलोड वाहन है इनको रोका जाए। और अगर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो मैं अगर आपको कहीं डर लगता है कि पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करता है तो उन्होंने साफ कहा, ये भी चेतावनी दी है कि पुलिस प्रशासन अगर आपके खिलाफ कार्रवाई करता है तो मैं पुलिस प्रशासन से निपटने के तैयार रहूंगा। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। प्रवीण सैनी यहाँ पर अपडेट कर रहे थे इस सड़क हादसे के हवाले से, जहाँ पर कि लक्सर में एक सड़क हादसा पेश आता है जिसमें कि एक 26 वर्षीय युवक जो है वो अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए, लगातार कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, क्योंकि लगातार डंपर की बात की जाए या फिर हैवी मोटर व्हीकल्स जो है वो कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जो लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर उत्तरकाशी जिले के बड़कोट स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और प्रशासनिक न्यायाधीश पंकज पुरोहित द्वारा 1 दिवसीय शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर में रजिस्ट्रार जज, जिला जज, सिविल जज और जिलाधिकारी, उत्तरकाशी समेत विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े सदस्य और स्थानीय प्रशासन मौजूद है। चीफ जस्टिस द्वारा शिविर में लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया गया, भ्रमण किया गया और साथ ही एक पौधा रोपित भी किया गया। इस दौरान चीफ जस्टिस द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि न्याय सबके लिए है। इसके साथ ही दूर दराज के सीमांत क्षेत्रों में न्याय संबंधी जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण पूरे प्रदेश भर में अलग अलग शिविरों के माध्यम से कानून की जानकारी दे रहा है, जो काफी जरूरी भी है। इससे पहले न्यायमूर्ति द्वारा सुनालका में नवनिर्मित सिविल न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति द्वारा विकलांगजनों को बैसाखी, व्हील चेयर और साथ ही साथ कान की मशीनों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की विभिन्न पारंपरिक जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं वो कार्यक्रम भी देखने को मिले। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है राज्य में, जिसका काम हर जिले में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करना होता है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय और माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय इस कैंप में उन्होंने भागीदारी दी है। और यहाँ की जनता का उत्साह ये लग रहा होगा कि इस कैंप में बहुत सारे लोगों ने बड़े उत्साह से भागीदारी की। आम लोगों को जो छोटी छोटी जरूरत की चीजें हैं उनका वितरण किया, लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान की गई।
हमारा ये प्रयास है कि हर जिले में हर महीने लगभग इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, उनको हर तरीके का न्याय प्रदान कर सकें, लोगों को उनकी जरूरत की चीजें वितरित कर सकें। तो इसी दिशा में ये कदम है। और अगला कैंप हम अभी टिहरी में हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल ने हरिद्वार के जिला कारागार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी बैरकों का निरीक्षण किया और उसके बाद कैदियों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ जस्टिस राकेश थपलियाल ने हरिद्वार जिला कारागार में होने वाले वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि कैदियों के बीच में खेला जाता है, उसका उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर जस्टिस राकेश थपलियाल ने अपनी बैटिंग का जलवा कैदियों को दिखाया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि ये वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट 7 दिन तक चलेगा, जिसमें कि हर बैरक के कैदी प्रतिभाग करेंगे। अंतिम दिन में 2 बैरकों के बीच में फाइनल मैच खेला जाएगा। और मैं हर गोल पे मार रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ सही से बर्ताव कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाता। विधायकों के लिए एक अलग से पोर्टफोलियो होना चाहिए और ये पत्र उन्होंने मुख्य सचिव को उस बात को लेकर लिखा है जहां पर उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन उनके साथ पुलिस के अधिकारियों द्वारा सही से बर्ताव नहीं किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी विधायक विनोद चमोली और पुलिस के अधिकारियों के बीच में नोकझोंक हुई और एक वीडियो भी यहाँ पर जमकर वायरल नजर आई। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि आप समझ सकते हैं कि जब सत्ता पक्ष के विधायक का ये सम्मान नहीं हो रहा तो विपक्ष के विधायकों का सम्मान कितना हो रहा होगा। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इस मुद्दे पर जमकर सरकार से सवाल किए। सुने क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत हैरत अंगेज है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मान किसी को भी नहीं मिल रहा है। अगर खुद सत्तारूढ़ दल के विधायक को सम्मान नहीं मिल रहा है कार्यक्रमों में, जनता से मिलने का समय तो अधिकारियों को बिल्कुल नहीं है। जनता का सेवक कहा जाता है अधिकारियों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी, लेकिन ये जनता की आत्मा ही जानती है कि एक अधिकारी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट से लेकर सचिवालय के अंदर दाखिल होने तक उसको कितनी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आखिर ब्यूरोक्रेसी इतनी हनक में है क्यों, इसका उत्तर पहले ढूंढना पड़ेगा कि क्यों इतनी संवादहीनता है और क्यों जनप्रतिनिधियों को वो उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिसको वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोग उनके लिए मतदान करते हैं तब वो वहाँ पहुंचे हैं जहाँ वो आज हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है उसमें तो यही प्रोटोकॉल है कि अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए और उनको पूरा उनका जितना प्रोटोकॉल पर उनका अधिकार है वो देना चाहिए। तो इस बात में मैं निश्चित रूप से जहाँ डोईवाला शुगर मिल में पराई सत्र शुरू होने वाला है तो वहीं पर किसानों को डोईवाला शुगर मिल में गन्ना पहुंचाने की भी चिंता सताने लगी है। डोईवाला मारखम ग्रांट के बुल्लावाला छपरावाला के सामने आने वाले जो किसान हैं उनको लगभग 60 किलोमीटर लंबा सफर तय कर डोईवाला शुगर मिल तक अपना गन्ना पहुंचाना पड़ता है। किसान लगातार छपरावाला पुल निर्माण की मांग प्रशासन से करते आ रहे हैं पर अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। वहीं पर अब मारखम ग्रांट की जो ग्राम प्रधान है उसके द्वारा पुल निर्माण का बीड़ा उठाया गया और प्रधान द्वारा प्रशासन से अनुमति लेकर अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल का निर्माण होने से ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का आभार जताते हुए प्रशासन से स्थायी पुल के निर्माण की मांग की है। आए साल बरसात के कारण यह रास्ता क्षतिग्रस्त हो जाता है और आने जाने में बहुत समस्या होती है। अगर हम घूम कर जाते हैं तो 5-6 किलोमीटर का हमारा फर्क पड़ता है यहाँ से डोईवाला जाने के लिए। और पैराई सत्र शुरू हो गया है। किसानों की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। किसान सबके पास गए लेकिन सबने अनदेखा कर दिया। तो परसों किसान इकट्ठे होकर सब ग्रामवासी मेरे पास गए तो मैंने निस्वार्थ होकर अपने स्वयं के खर्चे से मैं इस रास्ते को बनवा रहा हूँ
ताकि पैरा सत्र शुरू हो गया है और ताकि इन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो और सबका फायदा हो सके। और मैं इसमें एसडीएम डोईवाला का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें इस कार्य की परमिशन दी और ताकि उसमें हमने आज यहाँ पर ट्रैक्टर लगाकर जेसीबी लगाकर इस रास्ते को बनवा रहे हैं। ये समस्या है कि जो ये हमारा नदी का रास्ता है ये हमेशा टूटता है। जब नदी आती है बरसात में तो टूट जाता है और इसमें जो भी हम जब भी इसको आए हम सारे विभागों में गए तो जिस भी विभाग में गए हमें सिर्फ दिलासा दिया गया कि हम इसे बनाएंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी संज्ञान लिया नहीं गया है। हमारे प्रधान जी हमेशा इसको बनाते हैं, इस पे खर्चा करते हैं और हम उसी रास्ते से तब हमें बहुत लंबे रास्ते से यहाँ से जाना पड़ता है बाहर से। कभी कोई इमरजेंसी आ गई, गांव में कोई भी इमरजेंसी आ गई तो हमें बहुत लंबे रास्ते से जाना पड़ता है और हमें बहुत समय लगता है उसमें। तो इसमें हम फिर प्रधान जी के पास गए, हमने वो प्रधान जी इसका संज्ञान लो जरा, तो हम प्रधान जी से हमने अनुरोध किया। तो हम ये चाहते हैं, हम सरकार से भी ये चाहते हैं और जितने भी विभाग हैं उनसे चाहते हैं कि इसका संज्ञान लिया जाए और इसको बनाया जाए ताकि हमारी समस्या का निवारण हो। गांव के जितने भी देखो खेती वाले किसान हैं यहाँ पे, कई लोग अब यहाँ पे नए भी बस रहे हैं बाहर से, तो उनके भी जो है कार्य इससे सफल होंगे कि हम नजदीक रास्ते से वहाँ से जाएंगे। तो हमारा यही मेन मुद्दा है कि ये जो है रास्ता बनाया जाए। यहाँ हल्द्वानी के दमुआ डूंगा क्षेत्र के 60,000 से अधिक परिवारों के भूमि अधिकारों को लेकर विवाद गहरा चुका है। 8 साल से पारित कानूनों का पालन न होने पर स्थानीय निवासी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बात करें यहाँ पर 1952 की, तो इससे बसे इस क्षेत्र में 1965 में भारतीय वन अधिनियम के तहत 655 एकड़ भूमि को वन क्षेत्र घोषित किया गया था। इस फैसले को नित्यानंद भट्ट ने न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने वन विभाग की याचिका खारिज कर दी, जिससे कि क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र से मुक्त किया गया। इसके बाद 2016 में राज्य सरकार ने एक संशोधन जारी किया जहां पर कि क्षेत्रवासियों को भूमिधारी अधिकार जो है वो दिए गए और सर्वेक्षण जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। हालांकि 2020 में सरकार ने सर्वेक्षण कार्यालय रोक दिया गया और कानूनों का पालन नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने अब तक भूमि अधिकारों को लागू नहीं किया, जिससे कि उनका हक मारा जा रहा है। यदि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर समाधान नहीं करती तो क्षेत्रवासी सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। देखिए, दमुआ डूंगा क्षेत्र के जो लोग हैं ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर काबिज चले आ रहे हैं 52 से, और 2016 में हमारी तत्कालीन कांग्रेस शासित जो सरकार थी उनके द्वारा एक गवर्नमेंट अध्यादेश यहाँ पर लागू हुआ, जिसके तहत यहाँ के लोगों को राजस्व में सम्मिलित किया गया और उसके बाद एक विहित प्रक्रिया अपना करके यहाँ के लोगों को उनके मालिकाना हक दिए जाने थे। मगर बड़ा दुर्भाग्य है, आज 8 साल हो गए। 8 साल से कौन सरकार आपको पता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही और आज तक हम लोगों को रेगुलराइज नहीं किया गया। और बीच में एक प्रक्रिया सर्वेक्षण की प्रारंभ की गई थी, उस प्रक्रिया को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करी, जबकि अगर कोई प्रक्रिया 48 में सेक्शन 48 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अगर बंद होती है तो सेक्शन 39 स्वतः ही प्रक्रिया में जो शक्ति है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर आप बने रहिए गुलिस्तान में।